आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी को, वो मंच पर आएँ प्लीज़। सर गुरु प्रसाद मदन जी, वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नेमिसराय जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ, और साथ ही मैं प्रोफेसर HC जोशी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी मंच पर आएँ। साथियों, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, और उसी के साथ में मैंने भी इसमें PhD करी है, और उसमें मैं प्रोफेसर रूपचंद गौतम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कई बार कहते हैं कि हर बार मुझे समझाया कि किस तरह से PhD को एक बेहतरीन लिखा जा सकता है। आज का जो दिन है वो अम्बेडकर जनसंचार यानी कि पत्रकारिता पर है। आप सभी जानते हैं कि दलित बहुजन जो पत्रकार हैं, और ख़ास तौर पर इस समय के इस दौर में जो मीडिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे जैसे तमाम जो लोग, उनके साथ कितने हमले होते हैं। मोहनदास नेमिसराय जी खुद यहाँ पर मंच पर हैं, वो अपनी बात को यहाँ पर बोलेंगे। तो बहुत सी लंबी फहरिस्त है कि किस तरह से एक रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करने जाता है किसी दलित उत्पीड़न पर, वो SP से, कलेक्टर से और उन तमाम लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल करता है तो उस पर भी हमले होते हैं। आप देखें इस तरह के हमले होते हैं। बाबा साहब ने 36 साल पत्रकारिता करी और 5 उन्होंने पत्रिकाएं निकाली। मुझे लगता है कि वो अपने ज़माने में एक बहुत ही बेहतरीन कार्य था और वो इतिहास बन चुका है। तो आज हम तमाम इन महानुभावों को, उनके हस्ताक्षर को, उनके कार्यों को और उनकी लेखनी को और उनके वाचन को, उनकी तमाम बातों को यहाँ पर हमारे अतिथिगण हैं, वक्तागण हैं, वो अपनी बात बोलेंगे। नेमिसराय जी बैठे हुए हैं कि पत्रकार बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको शब्दों का, आपको लेखन का, आपको वाचन का, आपको जो घटनाओं की समझ होनी चाहिए, ये कला है। ये एक रूपरेखा मैं बता रहा हूँ कि 9 खंडे जो खंड लिखे गए हैं, उसमें दिल्ली की पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और साथ में राजस्थान और बिहार, उनके पत्रिकाओं के बारे में लिखा गया है। बाबा साहब की जो स्मारिकाएँ हैं उनके बारे में उसमें उल्लेख हैं, और साथ ही बाबा और जो दलित बहुजन समाज की जो पत्रिकाएं जो निकलती हैं उनकी संपादकियां हैं। मेरे जैसे जो पत्रकार हैं, मोहनदास नेमिसराय जी, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार या छोटे बड़े पत्रकार हैं, उनकी जीवनियाँ लिखी गई हैं उसमें। अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरह से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, और शोधात्मक जो रिसर्च किस तरह से की जा सकती है मीडिया में, उसके बारे में इन किताब में लिखा गया है। सिनॉप्सिस किस तरह से बनती है, ये सारी चीज़ें इन किताबों के अंदर उल्लेख हैं। और रिपोर्टिंग किस तरह से कि उसके क्या क्या टूल्स होते हैं, किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, इन किताबों के अंदर उल्लेख हैं। मैंने भी मीडिया का दलित समाज पर प्रभाव विषय पर PhD की है। मैंने मोहनदास नेमिसराय जी का अपनी PhD के अंदर उल्लेख किया है। तो मैं बताना कि जब हम संदर्भ निकालने के लिए जाते हैं तो हमारे पास संदर्भ नहीं होते हैं, लेकिन आज तो तकनीक का युग है, गूगल का युग है, और बहुत आसान है कि चीज़ों को परख कर, छान कर हमारे पास पहुंच जाती है। तो साथियों, अम्बेडकर पत्रकारिता और ख़ासतौर पर इस क्षेत्र के अंदर जो अपना करियर बना रहा है, उसको समझना होगा। सोशल मीडिया नहीं होता, मुझे लगता है बहुत से इश्यूज आज दब जाते हैं। तो आज अम्बेडकर जनसंचार पर खुलकर बातें होंगी, और तमाम हमारे जो वक्तागण हैं वो अपनी बात बोलेंगे। में एक सवाल है, और मुझे लगता है कि रूपचंद गौतम साहब ने जो किताब लिखी है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम है। 9 खंडों में 9 किताब लिखना, मतलब 9 किताब लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमने एक किताब लिखी 400 पन्ने की PhD, और तो उसमें 5 साल लग गए। हालत ख़राब हो जाती है। किस तरह से संदर्भ को इकट्ठा किया गया, किस तरह से घटनाओं को समाहित किया गया, किस तरह से संपादकियों को, किस तरह से लोगों के बीच में गए जब जाके किताबों को लिखा गया है। साथियों,
मान्यवर वामन विश्राम साहब पधार चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेव, और मंच पर विराजमान तमाम अतिथिगण यहाँ पर बैठ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी, वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नेमिसराय जी, प्रोफेसर एस.सी. जोशी जी और प्रदीप अम्बेडकर साहब आज कार्यक्रम की अध्यक्षता वामन विश्राम साहब कर रहे हैं। तो मैं साथियों आपको बता रहा हूं कि अम्बेडकर दूरसंचार, ये जो किताब लिखी गई है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। पुनः मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये किताब अपने आप एक इतिहास है, और इस किताब को जब लोगों तक पढ़ी जाएगी तो अपने आप में एक आने वाले समय में एक बेहतरीन और अकादमिक जगत में एक अच्छा और काम होगा। साथियों, ये पुस्तक अम्बेडकर दूरसंचार अपने आप एक इतिहास है और आज इसका विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इतिहास के लिए मंच पर बैठे हमारे तमाम अतिथिगण और हमारा अध्यक्षता कर रहे वामन विश्राम साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपने व्यस्त समय में को निकाल कर आज वो यहाँ पर आए हैं। और ये अपने आप एक इतिहास है कि आज अम्बेडकर पत्रकारिता पर वो आज अपनी बात को रखेंगे। और अब मैं साक्षी गौतम जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कार्यक्रम की आगे की कार्रवाई के लिए और आगे की गतिविधि को जोड़ने के लिए मैं साक्षी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम को पुनः एक बार फिर शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महेश वर्मा जी, आपको ने मुझे आगे की कार्यवाही करने के लिए अवसर दिया है। आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद मैं देती हूँ। अभी हाल में आपने डॉक्टर रूपचंद गौतम द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर जनसंचार के 9 भागों का लोकार्पण देखा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में एकेडमिक और गैर एकेडमिक विद्वानगण मंच पर मौजूद हैं। इस चर्चा की अध्यक्षता वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम जी कर रहे हैं और इनसे मैं आगे की कार्यवाही के लिए अनुमति मांगती हूँ। धन्यवाद। जब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तब स्वामी अछूतानंद हरिहर वह महाशय भिक्खूलाल जी की जोड़ी जन जागृति का काम कर रही थी। महाशय भिक्खूलाल जी के पुत्र एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी हैं। ये 50 सालों से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की सूझबूझ रखने वाले मदन जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आएं और पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों से साझा करें। आदरणीय एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। प्रदेशों के बहुजन समाज के प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं एवं स्मारिकाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को गति दे रही थी। डॉक्टर रूपचंद्र गौतम का कहना है कि वे मेरे लिए जनसंचार की जड़ थी पर बरगद ना थी। मैंने बहुजन समाज की पत्र पत्रिका एवं स्मारिकाओं को एकत्र करके अम्बेडकर जनसंचार नाम दिया है, जो एक बरगद बनकर शीतलता के साथ साफ चैरिटी की जगह पैरिटी की मांग करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने में लॉकेट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, विवाह के कार्ड, पेन व बिल्ले, पंचशील पट्टिकाएं एवं सजावट की झालरें आदि जो भी शामिल किया जा रहा है और उनकी भूमिका रही है। डॉक्टर अंबेडकर जनसंचार के 9 भागों के संग्रह को पढ़ा, उस तरह से अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। समूचे देश में डॉक्टर गौतम का ये पहला प्रयास है। इस संग्रह की जड़ में वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नेमिसराय जी ही हैं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने समाज में एक ऐसा इतिहास अध्येता एवं पत्रकार तैयार किया जिसने एक सदी के अम्बेडकर जनसंचार को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। जिस पुस्तकालय में यह संग्रह शोधार्थियों प्रोफेसरों को दिखाई देगा, उन्हें शोध के लिए अवश्य विवश करेगा। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अम्बेडकर जनसंचार एक मील का पत्थर है।
पत्रकारिता का इतिहास लिखते समय जिन पत्रकारों संपादकों ने दलित पत्रकारिता को स्थान दिया, उचित देना समझा नहीं था, आज वे सोचने पे भी मजबूर हैं। ऐसी सुंदर कलेवर की पुस्तक अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखी है, किसी दलित लेखक की ना देखी है और ना पढ़ी है। पुस्तक में कागज छपाई उच्च कोटि के है, प्रत्येक भाग 250 से अधिक पृष्ठों के हैं। सभी खंडों की कीमत 11,000 रुपए है। छपाई से लेकर मुख्य प्रश्न तक सभी भाग पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर कीमत को देखकर पाठक पीछे जरूर हटेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण के लिए छोटे से छोटे दस्तावेज को एकत्र करके किताब का आकार देना, वो भी 9 भागों में, सचमुच ही डॉक्टर गौतम का अद्भुत प्रयास है। पाठक इसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं इस तरीके से डॉक्टर गौतम को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी उनको बधाई देता हूँ कि वो इस तरह की उनकी लेखनी और भी इतिहास के पन्नों को खोलती रहेगी। आगे आने वाले समय में तरह तरह की आप खुद देखेंगे। उन्होंने जैसे मैंने जिक्र किया, लॉकेट से लेकर के ये ग्रीटिंग कार्ड्स तक हैं, वो शायद उनके मन में हो या ना हो, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब चीजों से, जिससे जनसंचार बढ़ा है, सोशल मीडिया बढ़ा है, उन चीजों को पेन के अंदर बाबा साहब का बुद्ध का जिस तरीके से लगा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल के अंदर जिस तरीके से है, अल्फाबेट को लेकर के जो पॉम्पलेट्स छपते हैं, जिस तरीके से चार्ट बने हुए हैं, उनके ऊपर भी कोई खंड आएगा, ऐसी मेरी आशा है। और आशा है कि डॉक्टर गौतम की लेखनी ऐसे बढ़ती जाएगी। शासक महोदय को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इतना सुंदर कागज, मोटा आकर्षक रूप दिया है, वे बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी का कि अभी आपने उनका वक्तव्य सुना पूरा अंबेडकर जनसंचार के 9 भागों को लेकर। मैं बता दूं कि डॉक्टर गौतम का जो ये 9 भागों का जो संचार रहा, वो पूरे 10 सालों का रहा, जो आज आप सभी पाठकों के बीच में आया है। इसके लिए निश्चित ही डॉक्टर गौतम खुद बधाई के पात्र हैं। हमने खुद उनको अपनी आंखों से मेहनत करते हुए देखा है। जगह जगह हम घर पे छोड़ के चले जाते थे, बाहर जाते थे, बहुत सारी परेशानियां हमने भी झेली, उन्होंने भी झेली, तब जा कर के ये पाठकों के बीच में अंबेडकर जनसंचार के 9 भाग 10 सालों में आपके सामने आए हैं। 1967 में दिल्ली विश्वविद्यालय के भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर एस.सी. जोशी ने कार्यभार संभाला था। इसी बीच में ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे। तभी इन्होंने कार्ल मार्क्स और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पेंसिल से चित्र बनाए। रेखा चित्र बनाने वाले दिल्ली के जोशी जी के पहले चित्रकार हैं। बाद में भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहे। देश विदेश के मंच पर इनकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाने लगी। ऐसे बौद्ध विद्वान से मैं अनुरोध करती हूँ कि पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय प्रोफेसर एस.सी. जोशी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आदरणीय मेश्राम जी और मेरे वरिष्ठ बंधुओं में निमिषराय जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे गुरु प्रसाद मदन जी, इसके अर्ली गार्ड में 50 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब भंते सांतरक्षण में एक धम्म दीक्षा का आयोजन किया। मेरे सामने बैठे हुए मेरे बहुत पुराने साथी सिद्ध गोपाल सागर जी सामने बैठे हुए हैं, और बहुत सारे साथी जो मेरे को जानते होंगे, क्योंकि 1970 से मेरा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में दीक्षा हुई। वरिष्ठ साथी, मिशनरी साथी गुरु प्रसाद मदन जी ने सारा कुछ समझा दिया है। मैं केवल 1-2 बातों की चर्चा करूँगा। डॉक्टर साहब मेरे घर आए अपने पूरी 9 वॉल्यूम किताब लेकर के बक्से में, और मैंने कहा ले आना, मैं सारा खरीदूँगा, और सारा नया वॉल्यूम पूरे मूल्य के साथ में ख़रीदा। ये मेरे को डिस्काउंट दे रहे थे, कहते आप 7,000 में ले लीजिए। लेकिन मेरा बड़ा बेटा है विजय बाहु जोशी, जो मानी की कंपनी में डायरेक्टर है, डिज़ाइन डायरेक्टर, उसने कहा कि पापा नहीं, इतनी मेहनत से किताब रखी गई, पूरी कीमत में लो।
फिर उन्होंने अपने तरफ से 4,000 रुपया और देके पूरे 11,000 रुपये में ये सारा वॉल्यूम हमने खरीदा है। तो इसलिए जितने मेरे अम्बेडकर मिशनरी से मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, उससे मैं अनुरोध करूँगा कि डिस्काउंट में जितना भी देते हैं, चाहे 30% दे, 40% दे, आप इन 9 वॉल्यूम को ज़रूर खरीदें। 9 वॉल्यूम को ज़रूर खरीदें। ये इतिहास की धरोहर है। ऐसी किताबें छपती नहीं। ये इस किताब में उन सभी साथियों का जिन्होंने बाबा साहब के मिशन में काम किया, पत्रिकाएँ चलाई, उन सब का नाम है, उनका उसमें दर्ज हो गया, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। इसलिए इस किताब को आप लोग ज़रूर खरीदें। पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। कोई 8-7 हज़ार रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसको रखें। इसको खरीदने के बाद में पहले अंक को मैंने दूसरे दिन पढ़ के ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा किया, तीसरा ख़त्म किया और चौथा इस समय ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी के 5 वॉल्यूम मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ। उसका रीज़न है कि बीच बीच में इंटरनेट से और किताबें मंगाते रहता हूँ, तो उस किताबों को बीच में पढ़ना शुरू कर देता हूँ, इससे वो रुक गया। नहीं तो 9 वॉल्यूम मैं पढ़ के ख़त्म कर दे रहा था। किताब के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रूपचंद ने जितनी मेहनत इस किताब में की है वो काबिले तारीफ़ है, और इस रूप में ये किताब अनमोल है। इसकी कीमत वैसे नहीं लगाई जा सकती, अनमोल किताब है, और इसलिए आप इन किताबों को खरीद करके ज़रूर पढ़ें। इस किताब के चौथे वॉल्यूम में उनका जिक्र है। हमारे एक और वरिष्ठ अम्बेडकर साथी विद्वान जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तुलसीराम जी, वो आज नहीं रहे। उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, भारत अश्वघोष, और वो इतने निडर लेखक थे तुलसीराम जी कि कहा नहीं जा सकता। इतने निडर और विद्वान लेखक थे। उनकी एक बात इसमें लिखी हुई है चौथे वॉल्यूम में। वो कहते हैं कि जितने मनुवादी पार्टियां हैं वो महागिद्ध हैं। कहते थे भले कोबरा है, नागनाथ है, सांपनाथ है, उससे भी आगे बढ़ करके वो महागिद्ध हैं। उसमें वो जिक्र करते हैं कि संस्कृत के श्लोकों में गिद्ध के बारे में कहा गया है कि गिद्ध जितनी आकाश ऊंचाई में उड़ता है उतनी ही धरती उसको साफ दिखाई देती है। जितनी ऊंची आकाश में उड़ता है ना गिद्ध, उतनी धरती साफ दिखाई देती है, लेकिन उस धरती में हरे हरे वादियाँ, पेड़ पौधे, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। उसको केवल दिखाई देती है आदमी या जानवर की लाश। उसे केवल आदमी की लाश या जानवर का शव दिखाई देता है, बाकी चीज़ें वो नहीं देख पाता। और गिद्ध के बारे में कहा जाता है इसको शाकाहारी नहीं बनाया जा सकता, शाकाहारी नहीं बनाया जा सकता गिद्ध को। तो साथियों, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिसमें हम रह रहे हैं, वो एक ऐसा समाज है शताब्दियों से उसको प्रताड़ित किया गया है। और जिन्होंने भी अछूत के घर में जन्म लिया, दलित के घर में जन्म लिया, उसकी वेदना को बखान करना मुश्किल है। शब्दों में उस वेदना का बखान करना मुश्किल है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस समाज पर इसी तरह से गिद्ध की नज़र है और समाज को नष्ट करना चाहते हैं लोग। तो बाबा साहब हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स है। इस सारी वॉल्यूम को आप पढ़ लो, इन सारी वॉल्यूम में इतनी ऊर्जा है। हमारे सिद्ध गोपाल सागर जी के शादी का निमंत्रण कार्ड छपा है, जिसमें बुद्ध प्रेम और असम की गौतम जी शादी में मौजूद थे। इस तरह की कई घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं का उसमें इतना विस्तृत रूप में संदर्भ है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बखान नहीं कर सकता। इसलिए इस किताब को पढ़ना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसमें बहुमूल्य क्या अनमोल सूचना
इन किताबों में सम्मिलित है। दशकों से पत्रकारिता करने वाले मोहनदास नैमिषारय जी ने ऐसा कोई भी अखबार नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने लिखा ना हो। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी नैमिषारय जी ने अपनी पत्रकारिता की। अब तक इनकी लगभग 70 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक इनके इतिहास और पत्रकारिता पर 100 से अधिक शोधार्थी अपनी PhD कर चुके हैं। अंबेडकर आंदोलन को बड़ी नज़दीकी से देखने वाले मोहनदास नैमिषारय जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आकर अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय मोहनदास नैमिषारय जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मेरे मित्र डॉक्टर मदन जी और मंच पे बैठे हुए वामन मेश्राम जी, उनके बराबर में प्रदीप जी और हमारे बहुत करीब साथी जोशी साहब और मंच से नीचे हमारे साथी, मैं सबसे पहले डॉक्टर रूपचंद गौतम जी को बधाई देता हूँ। अब डॉक्टर शब्द उनके आगे लग गया है और मुझे अच्छा लगा। मैं एक तो बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। रूपचंद जी लगभग 26-27 साल से वो मेरे साथ हैं, 28 साल भी हो सकता है। हम लोग लोकायन एक संस्था थी रजनी कोठारी जी की, वहाँ हम काम करते थे। वहाँ से पत्रिका निकालना और आंदोलन ये सब चीज़ें करते थे। और रूपचंद जी कभी कभी मुझे गुरुजी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि मैं उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन ये शब्द इसलिए मैं बता रहा हूँ, गुरुजी शब्द का जो मैं जानबूझ के इस्तेमाल किया कि आज गुरु से आगे शिष्य निकल गया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, क्योंकि यही होना चाहिए। और असल में गुरु से आगे जब शिष्य निकलता है तो गुरु को इतनी खुशी होती है जिसको कोई हद नहीं। वैसे रूपचंद गौतम जी मेरे पारिवारिक संबंध है और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, वामन मेश्राम जी मंच पे बैठे हुए हैं, कि बहुत सारे दलित समाज के लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं केवल ये कहता हूँ भाई, मैंने रूपचंद गौतम जी और उनके परिवार को अपनाया। अपनाने का मतलब वो मेरे बहुत करीब रहे। तो एक परिवार को भी अगर आप अपना लेते हैं तो मैं बहुत कुछ समझता हूँ। क्यों मेश्राम साहब? एक परिवार, अगर एक आदमी एक परिवार को भी माने ये कर ले तो एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उससे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं। साथियों, ये काम जो गौतम जी ने किया है बहुत अच्छा काम है और गर्व करने की बात है कि हम लोग इसको आगे, जोशी साहब ने कहा कि इसको ख़रीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और कुछ बहुत सारी बातें इतिहास में ऐसी हैं कि जो अभी तो वैसे धीरे धीरे सब आ रही हैं। वामन मेश्राम जी अपने लेक्चर में बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं अक्सर यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। यही कह रहा था कि साहित्य को आगे बढ़ाइए। साहित्य आगे बढ़ता है तो संस्कृति आगे बढ़ती है, उसके बाद आंदोलन आगे बढ़ता है और आंदोलन के बाद फिर परिवर्तन होता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है और इसको मैं जो प्रकाशक हैं उनसे गुजारिश करूँगा, इसको पेपर बैग में भी बाद में वो छापें, आम आदमी के पास जाए, लाइब्रेरी में जाए। लाइब्रेरी में भी किताबें जाना जरूरी है और पूरे देश में जानी चाहिए। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें रूपचंद गौतम जी ने जैसे स्मारिका वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें संग्रह किया। और मैं ये जानता हूँ, बहुत 5-6 साल पहले मेरी किताब आई थी 4 खंडों में, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास।
पूरे देश में जाना, लोगों से मिलना, बात करना। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर शोध कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो लोग आपको उस तरह से समय नहीं देते। मैं जम्मू की बात बता रहा हूँ कि जम्मू में उस समय बहुत भयानक गर्मी पड़ रही थी और मैंने फ़ोन किया किसी को, भाई यहाँ जम्मू में जो दलित आंदोलन है उसकी क्या स्थिति है। तो वो कहने लगे कि आज तो कुछ अच्छा दिन नहीं है और कभी अच्छा दिन हो तो तब आइए। तो मैंने कि मैं बाहर से आया हूँ भैया, और मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, मैं तो गर्मी के अंदर सर्दी के अंदर काम करता हूँ। तो लिहाजा उन्होंने बात नहीं की। मतलब ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लोग घरों में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं इस पे ज़्यादा मैं अपना समय नहीं लगाऊंगा। आप सब जानते हैं जो काम कर रहे हैं रूपचंद गौतम जी ने कितनी मेहनत की होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी ये काम किया बहुत पहले और अभी भी काम कर रहा हूँ। घर घर जाना, लोगों को फ़ोन करना, लोगों से समय लेना, फिर जब समय मिल गया तो उसके बाद बात करना। मदन जी बैठे हुए हैं हमारे भी, मदन जी के पास रूपचंद गौतम जी बहुत बार गए हैं, और मदन जी का जो घर है वो आप समझ लीजिए कि मेरी लाइब्रेरी भी छोटी पड़ जाती है उनके घर के आगे, जितनी किताबें और मदन जी के पास हैं। तो मेरे फादर की हैं, हाँ, फिर मेरे आई। ये तमाम चीज़ें साथियों इसलिए है कि हमको पढ़ना लिखना चाहिए, किताबें कम से कम घर में रखनी चाहिए। महिलाओं की संख्या कम है और मैं उनसे कहा करता हूँ कि देवी देवताओं की चित्र घर में मत रखो, मूर्तियाँ मत रखो, किताबें रखो। तो किताबों से एक संस्कार होता है। एक छोटी सी मैं बात कह रहा हूँ कि लोकायन में मेरे साथी रहे 90 के दशक में। रूपचंद गौतम जी टाइप का काम करते थे, हालांकि टाइपिस्ट नहीं है ये, लेकिन एक जब साथी के बीच में कुछ काम होता है और कुछ पत्रिका का संपादन ये करते थे, ये सारी चीज़ें मददगार साबित हुए और अभी भी मददगार साबित हैं। और सकारात्मक रूप से साथियों में बताना चाह रहा हूँ कि रूपचंद गौतम जी ने भोपाल से पीएचडी की, उसके बाद डीलिट किया। डीलिट करने वाले अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 6-7 आदमी से ज़्यादा डीलिट क्यों। गौतम जी बताएं जरा, डीलिट जो किया है हमारे दलित समाज में, मेरे ख्याल से तो 6 से कम ही हैं जी, 2-3 ही हैं माने। तो ये एक बड़ी बात है साथियों कि पीएचडी किया, फिर डीलिट किया, और ये करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ, ये करने के लिए आपको दूसरी तरफ से दिमाग हटाना पड़ता है। जब दिमाग हटाओगे भाई, या तो आप पैसा कमा लीजिए, सुख भोग लीजिए, घर के अंदर सुख भोगने के लिए लोगों को आमंत्रित कर लीजिए, या आप पढ़ लीजिए। एक ही काम होता है साथियों, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो ये अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि रूपचंद गौतम जी ने अपने काम के पीछे कितना माने एक तपस्या की तरह काम किया होगा, और उस तरह से ये आप समझ लीजिए तभी कुछ काम होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितना लिखा, और कितनी आप अगर उनकी मिनट्स पढ़ें जो भाषण देते थे बम्बई में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए उसमें, और उनको कितना ज्ञान था और कितने वो लेक्चर देते थे और बिल्कुल सटीक भाषा में। और तो ये हमें खुद उसका माने ये करना चाहिए। मैं रूपचंद जी को बधाई देता हूँ, सारे जो खंड इनके हैं वो छपें, और आगे कुछ और काम जैसा मदन जी ने और जोशी जी ने बताया है, तो मैं सुझाव के तौर पर कहूँगा कि कुछ और काम उस तरह का आप रूपचंद गौतम जी शुरू करें। एक छोटा सा काम मैंने शुरू किया था पिछली शताब्दी में, वो अधूरा हो गया। जितने शहरों में पोस्टर चिपकते हैं सड़कों पे, दीवारों पे, मैंने आंदोलन से संबंधित, पार्टियों से संबंधित, तो ये काम मैंने शुरू किया था। और कन्हैयालाल नंदन जो बड़े फेमस पत्रकार रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में,
उनके पास मैंने भेजा भी था, कुछ 8-10 पेज लिखे थे, उसके बाद वो काम पीछे रह गया। तो मैं रूपचंद गौतम जी से ये गुजारिश करूँगा कि अगला काम जो शहरों में दीवारों पे पोस्टर चिपकते हैं आंदोलन से संबंधित, धर्म से संबंधित, पार्टी से संबंधित, उस पर वो काम करें, तो उससे एक नया इतिहास साथियों वो आ सकता है। क्योंकि ये सारा इतिहास साथियों मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों को ही आगे करना है। अब तक जो इतिहास लिखा गया वो गलत इतिहास लिखा गया, और अब जो इतिहास लिखा जा रहा उस गलती को सही करने की जद्दोजहद हो रही है मनुवादियों से। तो ये उसको हमें साथियों ठीक करना है, पढ़ना लिखना है, और पूरी ताकत से हमें अपनी बात कहनी है। मैं अब प्रदीप अम्बेडकर जी से मैं अनुरोध करूंगी वो मंच पर आएं और अपने 2 मिनट में भाषण को समाप्त करें। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रूपचंद गौतम जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो उनकी पुस्तक अम्बेडकर जनसंचार का आज विमोचन हुआ, और निश्चित तौर पे इस पुस्तक को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। साथियों, हमारे बीच मंचासीन आज के प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे माननीय बाबर मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाम सेफ, साथ में हैं माननीय गुरु प्रसाद मदन जी, प्रोफेसर SC जोशी साहब, डॉक्टर मोहनदास नमिसराय। साथियों, मैं सभी को और सामने हमारे बैठे हुए श्रोतागण, साथियों, आज जो साहित्य और पत्र पत्रिकाओं के बारे में जो चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए इस देश के अंदर जो हमारा मूल्यवासी समाज है, बहुजन समाज है, इनके साहित्य और पत्र पत्रिका के बारे में अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से ही सारा मामला और उनके समय से मामला शुरुआत होता है। क्योंकि इस समाज की जो स्थिति रही, परिस्थिति रही, उनको इस मनोवादी साहित्य पत्र पत्रिकाओं में जगह ही नहीं दिया गया, उनके साहित्य में जगह नहीं दी गई। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मुक नायक जब शुरुआत किए, मुक नायक अर्थात ये जो समाज है ये गूंगा बहरा समाज है, और इस गूंगे बहरे समाज का ये नायक है। अर्थात जो साहित्य है, जो पत्र है, एक तो समाज का दर्पण है, और जो समाज कुछ बोल नहीं सकता है उनकी आवाज़ वो उठाने का काम करता है। चूँकि समय कम है तो एक बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त कर दूंगा। मगर आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आज तक की जो लगभग उनके साहित्य का अगर आज तक देखा जाए तो 100 साल से ऊपर हो गए, मगर इन 100 सालों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सबसे बड़ी परिवर्तन तो आया जिस समाज के लोगों को, उनकी स्थिति परिस्थिति को जो मनोवादी पत्र पत्रिका और साहित्य जो जगह नहीं दे रहे थे, आज वो जगह देना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि इस समाज में जन्मे जो हमारे महापुरुष लोग हैं, उनके बारे में भी लोग लिखना शुरू कर दिए, उनके बारे में सभी लोग लिखना शुरू कर दिए। क्योंकि वो जो महापुरुष जो समाज में प्रस्थापित हो गए समाज के अंदर, तो वो लोग लिखने को मजबूर हो गए इनके बारे में। तो जो साहित्य है एक आंदोलन, एक क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी महापुरुष अपने जिंदगी में 3 काम जरूर किए हैं, 3 काम वो जरूर करते हैं। वो 3 काम क्या है? आविष्कार, परिष्कार और बहिष्कार। 3 काम करते हैं, आविष्कार, परिष्कार, बहिष्कार। आविष्कार मीन्स नई विचारों को जन्म देना, तो वो विचार को फैलाने के काम ये पत्र पत्रिकाएं ही कर रहे हैं। नई विचार जो सामने हमारे महापुरुषों द्वारा सामने आया, आज वो साहित्य उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये आविष्कार, एक नई सोच, एक नई विचार समाज के बीच में लाना। दूसरा है साथियों परिष्कार। परिष्कार का मतलब जो चीज़ें हमारा था और हमारी चीज़ों पर मनोवादियों के द्वारा जो अपनी बातें थोप दी गई, उसके ऊपर जब थोप दी गई, तो हम जब थोपने के बाद क्या हुआ,
हमारे लोग जिसके जो जानकार नहीं है उसी बात को स्वीकार कर लिया। तो परिष्कार करने की ज़रूरत है, उसकी साफ सफाई करना ज़रूरत है, और जो मूल चीज़ें हैं वो मूल चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, मतलब उसका परिष्कार करने की ज़रूरत है। तो सही चीज़ है वो समाज को देने की ज़रूरत है। ये काम भी हमारे समाज के अंदर पत्र पत्रिकाएं और साहित्य के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा है बहिष्कार। बहिष्कार मीन्स जहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, 100% उसका ही थोपा हुआ है, उन मनोवादियों द्वारा ही 100% थोपा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसका बहिष्कार होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी निश्चित तौर पे आज की तारीख में जो हमारे समाज के जो बहुजन साहित्य है, पत्र पत्रिकाएं हैं, मूल निवासी साहित्य है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये उठा रहे हैं। इसलिए मैं जो इस क्षेत्र में लगे हुए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग लेखकीय वक्तव्य के लिए इतने टाइम से इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं लेखकीय वक्तव्य के लिए बुलाना चाहूँगी अपने पापा यानी डॉक्टर रूपचंद गौतम जी से विनम्र अनुरोध करूँगी कि वो आएँ और अपने विचारों को पुष्प साझा करें। जय भीम साथियों, मंच पे बैठे मेरे विद्वानगण और मेरे गुरु समान सभी, और सामने भी मेरे से अग्रजी हैं सभी लोग, और अपने अपने क्षेत्र में विद्वान भी हैं। अभी सर मोहनदास नेमिशराय जी ने जो बोला वो मेरे सामने एक योजना बनी हुई है। और दूसरी बात उन्होंने शोध के बारे में बोला। शोध जब भी किया जाता है परेशानी तो आएंगी आएंगी, निश्चित आएंगे। स्वामी जी के अखबार को खोजने के लिए मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा, और घूमते घूमते मैं इलाहाबाद जा पहुँचा, और इलाहाबाद भी 2 बार गया। तब जाकर के मुझे 15 दिसंबर 1927 का आदि हिंदू अखबार मुझे मिला, और वो मिलने के बाद ही मुझे मेरी इच्छा पूरी हो गई कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो तलाश मेरी पूरी हो गई। ये 9 खंडों की जो भूमिका मैंने तैयार की थी, निश्चित रूप से मुझे इसलिए करना पड़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैंने 16 साल पत्रकारिता को पढ़ाया, और उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में मैं प्रोफेसर बन के वहाँ गया। वहाँ भी मैंने पत्रकारिता को पढ़ाया। पूरी स्थिति को मेरे को जानबूझ करके ये दिखा, भाई आपको इतिहास पढ़ाइए पत्रकारिता का, आप भी पत्रकारिता का कानून पढ़ाइए, नहीं तो आपके रिपोर्टिंग पढ़ा दीजिए। मैं सारी बातों को पढ़ाता रहा वहाँ, और जब देखा मैंने महसूस किया कि पत्रकारिता के इतिहास में जो गैर दलित समाज के लोग थे, किसी ने भी हमारे समाज के पत्र पत्रिकाओं को स्थान नहीं दिया। वहाँ से मेरी ये सोच तय हुई, और मोहनदास नेमिशराय जी की सोच को मैंने आगे बढ़ाते हो, वो बार बार भी यही कहते रहे, अभी भी यही कह रहे हैं, भाई आगे कुछ नया काम के रूप में कीजिए। तो मैंने उस नए काम को अंजाम देने के लिए मैंने ये काम किया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो ये आधा काम हुआ है, आधा काम अभी बकाया और भी है। तो उम्मीद यही करूँगा कि मैं इस काम को भी पूरा करूँगा। हमारे बाम सेब की हम बातचीत करें तो बाम सेब से भी लगभग 25 से भी अधिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, और वो हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु कई भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को ही, या शोधार्थियों को ही, या पत्रकारों को ही उन पत्र पत्रिकाओं का जिक्र नहीं, उनका पता नहीं है। केवल बहुजन संगठक याद है, या फिर आज की डेट में मूल निवासी टाइम्स याद है। बहुजनों का बहुजन भारत भी तीसरी श्रेणी में उन लोगों को याद है। आगे हम और बात करें कि हमारे साथी कुछ यूट्यूब चैनल भी चलाने लगे। उन यूट्यूब चैनल तो चला रहे हैं, लेकिन उनको भी हमारे पत्रकारिता के इतिहास की ABCD का भी नहीं पता।
क्योंकि अध्ययन की कमी है। और मैंने उस अध्ययन को पूरा करने के लिए मैंने ये दस्तावेज को पूरा करने में समय अपना लगाया है। और मुझे काफ़ी परेशानी मुझे महसूस हुई, लेकिन मैंने परेशानी महसूस को भी झेलते हुए मैंने आपके सामने ये प्रस्तुति दी है। अब कैसे आपको लगी पढ़ने से तो आप ही बताएंगे। मेरा अपना फ़र्ज़ था, मैंने अपना पूरा किया। और पत्रकार का भी ये फ़र्ज़ है कि बिखरे हुए सब मैटर को इकट्ठा कर दे, वही एक अच्छा भी है। दूसरा बात ये भी मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पोस्टर की बात आई है तो मैंने अपने पहले खंड में बुकलेट से लेकर के हैंडबिल से लेकर के पोस्टर को भी मैंने पूर्ण रूप से अध्याय के रूप में जगह दी है। हम और इसे गहराई से जाने लगे तो स्वामी अच्युतानंद हरिहर हमारे देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हैंडबिल निकाल करके अब गैर दलितों के प्रति बगावत शुरू करी थी। सबसे सुगम माध्यम हमारे बीच में केवल हैंडबिल ही था उस ज़माने में। और उस जानकारी को मुझे आभास हुआ आदरणीय सिद्ध गोपाल सागर के घर जाकर के। इनके पास में बहुत सारा ऐसा भंडार है जो पुराने से पुराना दस्तावेज, हैंडबिल है, पोस्टर है, बुकलेट है। और उसी बुकलेट में, उसी दस्तावेज में, उसी हैंडबिल में इनकी शादी का हैंडबिल भी 1965 का मुझे मिला, जो उसको भी मैंने इस किताब में स्थान दिया है। और इससे आभास होता है कि हमारे ज़माने में या उस ज़माने में बाबा साहब आते थे और क्या कह सकते हैं, दूसरे भी तरीके से पत्रकारिता की जाती थी, जन चेतना के लिए आंदोलन होते थे, विवाह संस्कार होते थे। उन सब चीज़ों की जानकारी पहले खंड से लेकर के और अंत तक आपको जानकारी मिलती रहेंगी। आगे भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस काम को मैं पूरा अंजाम देने की कोशिश करूँगा। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, जिसका हमें बेसब्री से भी इंतज़ार है। बहुजन जागृति के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने वाम सेफ बनाई। मान्यवर बामन मेश्राम प्रारंभ से ही इस आंदोलन से जुड़े रहे और मान्यवर कांशीराम जी को बड़े नज़दीकी से देखा। आज मेश्राम जी के प्रयास से वाम सेफ केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा में है। मान्यवर कांशीराम जी के बाद मान्यवर बामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां मेश्राम साहब का कार्यक्रम न होता हो। आंदोलन के लिए ऐसे पूर्णकालिक समर्पित व्यक्तित्व से मैं अनुरोध करती हूं कि वो वक्ताओं की अभिव्यक्ति, लेखक की प्रस्तुति को ध्यान में रखकर अंबेडकर जनसंचार की उपयोगिता पर अपने विचारों को श्रोताओं से साझा करें। आदरणीय मान्यवर बामन मेश्राम जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। लीडर जो है, लीडर को एक रणनीति बनानी पड़ती है। आंदोलन दूसरे नंबर की बात है, पहले रणनीति, आंदोलन दूसरे नंबर। जिस आंदोलन की रणनीति नहीं होती है उस आंदोलन की सफलता नहीं होती है। तो गांधी जी की प्रसिद्धि महात्मा के नाम पर थी, अब उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। डू और डाई, करो या मरो। हिंसा करने का जब गांधी जी ने आदेश दिया तो बाबा साहब ने कहा अच्छा हुआ महात्मा मर गए। अहिंसा की बात करते करते हमें कैसे पता चला रूपचंद जी? अरे पत्रकारिता की वजह से तो पता चला। हमें कैसे पता चला? अगर ये नहीं लिखा गया होता तो हमें कैसे पता चलता कि गांधी जी ने हिंसा करने का आदेश दिया? बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया होता तो हमें कैसे पता चलता? आंदोलन की पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता दो अलग अलग बातें हैं। आंदोलन की पत्रकारिता हमारे लोगों के लिए जरूरी है, हमारे आंदोलन के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा साधन संसाधन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बहिष्कृत भारत शुरू किया तो दादा साहब गायकवाड़ ने उनको लेटर लिखा कि मैं नासिक से एक पेपर शुरू करना चाहता हूं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको लिखा, अरे जो पेपर चल रहा है उसे ही चलाओ, दूसरा और शुरू करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं मदन जी।
तो इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर इसके बारे में भी पर्टिकुलर थे। ये आंदोलन की पत्रकारिता है, दादा साहब गायकवाड़ की पत्रकारिता नहीं है। तुम दादा साहब गायकवाड़ की निकालना चाहते हो। ये आंदोलन की पत्रकारिता है। बाबा साहब अम्बेडकर कितने पर्टिकुलर थे, कितने माइक्रो लेवल पर थिंकिंग करते थे और कौन सी चीज़ का कैसे परिणाम हो सकता है उसका पूर्वानुमान कर सकते थे। ये सारी बातें हमको उनके पत्रकारिता से समझ में आती है, उससे सीखने को मिलता है, उससे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए मटेरियल मिलता है और मौका मिलता है। डॉक्टर रूपचंद जी ने ज़्यादा विस्तार से 9 खंड लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखी है, फिर वो लिखने के लिए उन्होंने सबूत पेश किए हैं। ऐसी काल्पनिक बातें नहीं लिखी है, सबूत के आधार पर लिखा हुआ है, काल्पनिक नहीं है। ये इस वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। करते वक्त निश्चित रूप से हम अपना पर्सपेक्टिव हमारे महापुरुषों से ग्रहण करें और उस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने का काम करें। पर्सपेक्टिव का मतलब है किसी भी आंदोलन का एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण को लेकर चलना होगा। दृष्टिकोण विचार से बड़ी चीज है, दृष्टिकोण विचार से बड़ी चीज है और विचारधारा का विकास दृष्टिकोण के आधार पर होता है। ये बात अगर ध्यान रख कर के काम करें तो मुझे लगता है कि हम आंदोलन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बामन मेश्राम जी का। कार्यक्रम को मैं धन्यवाद के लिए बुलाना चाहूँगी राष्ट्रीय मूल निवासी पेंशनर संघ के राष्ट्रीय प्रभारी MP राठौर जी को आमंत्रित करूँगी कि वो आएँ और बाहर से आए हुए आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को समाप्त करें। में पधारे हैं, अपना समय दिया और जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इतने मच्छर होने के बाद भी यहाँ से कोई हिला नहीं, एक आध लोगों के सिवाय कोई हिला नहीं। और जो आप लोगों ने सुना मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ और उसके साथ साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ रूपचंद जी को जिन्होंने ये सब कुछ लिखा, ये सब काम किया। और मैंने उनको जब उनसे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पाया कि बहुत सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये, बहुत सहज व्यक्तित्व है इनका। और समाज को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें जो उनके व्यक्तित्व में नहीं आती, मैच करती हैं, वो बातें करते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व देखा बहुत सरल देखा। आप सभी का धन्यवाद, मंच आसीन सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी साक्षी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, थैंक यू सो इनको भी मच। बहुत धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।